हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम राशिद के साथ हैं, जो कि हमारे बचपन के दोस्त हैं। मतलब हमेशा से हम लोग साथ ही जर्मनी गए, तकरीबन 2013 में। और तो मैंने कहा ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। 2013 में हम लोग जर्मनी गए थे। और हम क्योंकि इंटर के स्टूडेंट्स थे, तो हम बेसिकली स्टूडेंट कुलीग पे गए थे, जो कि फाउंडेशन ईयर होता है। क्योंकि जर्मनी में होता ही है कि 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, फिर जाके बैचलर स्टार्ट होता है। अब जो बच्चे यहाँ पे इंटर करते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन होती है वो 12 ईयर्स होती है, तो वो स्टूडेंट कुलीग करते थे। और जिस टाइम पे हम लोग गए थे, उस टाइम ये इतना नोन नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग इसको जान गए हैं, समझ गए हैं कि एजुकेशन फ्री है, ये भी सबको आइडिया हो गया है। अब जिस टाइम पे हम लोग गए थे, ये चीज़ इतनी नोन नहीं थी। अब इसमें होता ही है कि आप 1 साल का स्टूडेंट कुलीग करते हो वहाँ जाकर, और उसके बाद आपका बैचलर स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमारा हो गया था। तो राशिद, आप बताएं कैसा रहा तजुर्बा अभी तक का? ठीक है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, सब देखने वालों को। और वाकई जो है वो तुमने जो है अभी जो हिस्ट्री बताई है, सारी चीज़ें जो है मेरी आंखों के सामने आ गई हैं। 2013 अगस्त में जो है हम लोग साथ जर्मनी आए थे। तकरीबन अभी 2023 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं। और मैं इस टाइम पे जो है वो जर्मनी हम्म। में न्यूरनबर्ग के अंदर जॉब कर रहा हूँ, एक कंपनी के अंदर। और काफी काफी चेंज हो गया है, काफी लंबा हम्म। अरसा था। हम लोग काफी टाइम बाद जो है वो मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद वहाँ मुलाकात नहीं हुई हमारी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। लास्ट टाइम तुम आए थे तो बहुत 2 साल हो गए उसको भी मिले तकरीबन हुए। हाँ, दो जब दो हम दो साल साल पहले पहले मैं मिले थे लास्ट टाइम, जब पाकिस्तान तुम आया था, कराची आए तो थे। हमें मुलाकात हुई थी हमारी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, हुआ कुछ ऐसा था कि राशिद भाई जो है वो आपके गए थे हमारे साथ 2013 में। और 2013 में जाने के बाद हम तो बैचलर्स वैचलर्स करके 17 के मिड तक हम्म। हम तो वापस आ गए थे। लेकिन राशिद वहाँ पे टिका और रहा। इसने बोला कि नहीं भाई, मुझे जर्मनी में कुछ करना है। तो अब माशाल्लाह से ये बहुत सेट हैं जर्मनी में, बहुत वेल सेटल हैं और ठीक ठाक मतलब कमा रहे हैं। और मतलब एक हैंडसम सैलरी आप कह सकते हैं कि ये कमा रहे हैं और वहाँ पे सेट हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ सेट हो गए, तो हम दोनों ही तकरीबन अपनी अपनी जगहों पे सेट हो गए। तो अब मेन मकसद ये है कि हमारा इतना था, हम थोड़ा सा अपना भी तजुर्बा हमने जैसे बताया कि मैं अपना भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि हम पहले गए थे कार्लसरूहे में, के आई टी, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो थी, यहाँ पे हमने आउफ बिल्कुल नाम में परफ्यूम दिया बिल्कुल था। ऐसा ही है। साथ ही दिया था मैंने और राशिद ने। और इत्तेफाक की बात है कि बताते हुए शर्म तो खैर नहीं आ रही, हम्म। हम फेल हो गए थे। तो मैं और राशिद दोनों ही फेल हो गए थे, तो इतना अफसोस नहीं हुआ कि चलो यार दोनों फेल हो गए। अब एक फेल होता है, एक पास होता है, तो फिर नहीं, मसला होता है। मेरे ख्याल से तो कि खैर ये हम दोनों बहुत ही फेल अच्छा हो गए, हुआ फिर था कि हम हम लोग लोग गए। जाते ही जो है फेल हो गए थे। और हम लोगों को बेसिकली पाकिस्तान में तो किसी ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि वहां जाके औफना में परफॉर्म होगी और औफना में परफॉर्म कैसी होगी, उसमें क्या क्या सवाल आएंगे, जर्मन का क्या लेवल होगा और हम्म। किस तरीके से जो है वो टेस्ट होगा। तो वो सब हमें वहां जाके पता लगा था। हमें इवन ये भी नहीं पता था कि आउटनामे प्रूफिंग में माथे भी हम्म। आती है, मतलब मैथ्स भी ये भी नहीं आती पता है। था हमें, पता हमें ये हम भी लोग हमें जैसे नहीं समझ पता रहे था थे कि उस यार टाइम सिर्फ पे। जर्मन की प्रूफिंग होगी। और B1 का लेवल होगा, B1 हम लोग पाकिस्तान से गोइटे से साथ कर गए थे तो। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लेवल जो था वो तकरीबन B2 लेवल के सवाल थे उसके हम्म। अंदर। और दूसरा दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये हम्म। थी कि हम लोग पाकिस्तान से सिर्फ 2 बंदे थे, बाकी जो है वो चाइना और वियतनाम से बसें भर के लोग आए हुए थे। और हाँ, और जब वियतनाम वियतनाम तो तुम्हें मुझे याद याद होगा है, कि हम सारे लोगों ने बाहर वियतनाम आए हुए थे, सारे जब छुट्टी चाइनीज शुरू आए होने हुए थे। वाली थी, बाहर खड़े होकर हम लोगों ने बच्चों से जब जो है गपशप मार रहे थे, तो उनकी जर्मन किस लेवल की थी और हमारी किस लेवल की थी। हाँ, वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था यार ये टेस्ट पास नहीं होने वाला, बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इतने आए हाँ, हुए हैं, वो तो इतनी तुमने सही का फंसे भर के आए हुए हैं। और 50 सीटें थी के आई टी के अंदर उस बिल्कुल टाइम ऐसा पे ही है। 2013 के अंदर। और वहां पे इतना बच्चा आया हुआ था। खैर उसमें हम रुक गए क्योंकि हमारी नहीं 50 थी। नहीं, फिर उसके हमने खैर उसके अंदर तैयारी हमारी करी, फॉक ऑफ 25 चूल्हे में सीटें थी, हमने सिर्फ साथ एडमिशन सिर्फ लिया बी एच 25 एस। सीटें थी और वहाँ लगभग जो है कोई अच्छा, के तकरीबन आई टी में। 200 से 300 बंदा आया हुआ था टेस्ट देने के लिए। हम्म। अबे भाई, एक बड़ा हॉल था। मतलब मैं आपको बताऊं राशिद, तुम्हें भी याद होगा, अब तक एक बड़ा हॉल था, उसमें सीटें ही सीटें थी। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट ही समझे फोर बिल्कुल ऐसे हंड्रेड ही है, ऐसे। पर्सन का होगा। तो आप सोच लो कि वो कितनी बड़े एरिया में और क्या कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे, किस किसने टेस्ट दिया था। खैर हम दोनों फेल हुए तो हमें इतना अफसोस नहीं हुआ। फिर हमने वी बिल्कुल। फोक हॉक्सचूले फॉल्क से सॉफ्ट शोल्डर से वी हम एच लोगं ने वी एच जो है एस वो से जो है B2 हमने, मैंने स्टार्ट और किया था राशिद हम दोनों ने लोगों ने, वहाँ पे और पढ़ा। फिर से जो है हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हम्म। जो कि बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा टाइम रहा। कार्लसरूहे में मेरा और राशिद का, छह वैसे नो महीने हम लोग डाउट साथ में रहे थे बहुत उस अच्छा टाइम पे, सिटी है। बहुत पर्सनली जबरदस्त मुझे टाइम गुजरा था। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और कार्लसरूहे मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो कार्लसरूहे जो है ना, वो मुझे पर्सनली जितना मैं रहा जर्मनी में, मुझे कार्लसरूहे बहुत बेटर सिटी कार्लसरूहे रहा अच्छा लगा। सिटी था। क्योंकि हम्म। मतलब एक अपनापन सा था। क्या पता हम पहली बार गए थे तो हम इसलिए मुझे वहाँ पे मज़ा आया।
लेकिन अब राशिद क्योंकि आई लंबे थिंक टाइम रहा है, तो मैं ये तुम बताओगे अपना कि तुमने 2013 के कार्लसरूहे बाद जो है से। मैं कार्लसरूहे वापस नहीं गया। जैसे ही जब मेरा एडमिशन हुआ था कोबोर के अंदर, उसके बाद से मैं कार्लसरूहे वापस नहीं गया, क्योंकि मुझे उस तरफ जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि कार्लसरूहे और कोबोर जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ बवेरिया, वो कोई दूसरे सूबे में था, और उसका रास्ता तकरीबन 700-800 किलोमीटर का रास्ता है, और कभी उस तरफ इत्तफाकन जाना भी नहीं हुआ। तो दोबारा मैंने उस सिटी को विजिट नहीं किया। लेकिन अच्छा। काफ़ी अच्छा सिटी था, बहुत प्यारा सिटी था वहाँ पे। जिस तरह फर्स्ट टाइम जर्मनी में जो हमारा देखा था के हम आई लोगों टी ने था क्या सब। वो? के आई टी के सामने हम वहाँ पे हम्म। क्रिकेट भी हमने खेला था, मुझे याद है। और वो जो जर्मन जो क्रिकेट खेल रहा था वो कह रहा था फियर पुंगटे जैक्स पुंगटे, उसको पता हाँ, भी नहीं था कि हम चौक का लोगों ने चक्कर जो है वो हो। क्रिकेट भी वो तो खेली उसको थी पुंगटे कह रहा था यूनिवर्सिटी आई। के ग्राउंड के अंदर। और उसकी लाइब्रेरी बहुत ज़बरदस्त थी, 24 आवर लाइब्रेरी जो है वो चलती थी वहाँ पे, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अगर मैं हाँ बहुत जिस बढ़िया थी, यूनिवर्सिटी में बहुत था, बड़ी लाइब्रेरी थी, मतलब उस उसके अंदर। यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। लाइब्रेरी शाम को 10 बजे बंद हो जाती थी, या फिर नॉर्मल टाइम पे जो है वो शाम को 8 बजे बंद हो जाती थी। कार्लसरूहे की लाइब्रेरी जो है वो 24 आवर खुली थी, और उसके 4 से 5 फ्लोर थे। उसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए थे जहाँ आप बैठ के 24 आवर स्टडी करते रहो। उसके अंदर नहाने का ऑप्शन बना हुआ था कि आप नहा लो, रह लो उसके अंदर। और प्राइवेट तो रूम बड़ा बने हुए थे, जबरदस्त सिस्टम प्राइवेट था रूम वहाँ बने पे। हुए थे इवन। बिल्कुल। मतलब हम्म। प्राइवेट रूम बना के दिए हुए थे उन्होंने, अपनी प्राइवेट रूम पूरे पूरे बना के दिए हुए थे, मतलब आप प्राइवेट रूम में बिल्कुल। बैठो आराम से। तो बहुत अच्छा अच्छा वो था। अच्छा, अब मेन हम उस पर अगर बात करें ना, मेन बात पे, तो सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि तुम शेयर करो कि भाई, क्योंकि बच्चा जब यहाँ से आ रहा होता है ना जर्मनी, तो उसको नहीं पता कि वहाँ पे लाइफ जो है वो कैसी है, वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। डेफ़िनेटली हर जगह जब आप मूव करते हो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो थोड़ा-सा लाइफ़ को अगर जर्मनी की थोड़ा एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स को। यार, जर्मनी में जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत सुकून वाली है। कि आपने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके अलावा जो है आपने कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो ख़ास आपके पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि आप सुबह को यूनिवर्सिटी गए, और तकरीबन 2 बजे 3 बजे आप घर वापसी आ गए। यहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है कि आप सुबह 8 बजे हुँ, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और यूनिवर्सिटी में आपको मतलब जाना नहीं पड़ता। कोई मतलब कि कंपलसरी नहीं है क्लासेस अटेंड करना। आप जाओ या ना जाओ, किसी को कुछ हुँ, फर्क नहीं पड़ता। और क्लासेस में जो है वो तकरीबन 400 से 500 बच्चा हुँ, होता है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट कुलीग थोड़ा सा अलग है, स्टूडेंट कुलीग के बारे में बाद में हुँ। बताऊंगा, ये सिर्फ मैं नहीं वैसे यूनिवर्सिटी की बता अच्छा, रहा हूँ। स्टूडेंट को लीग में मसला था, मैं यही बात करने वाला था कि जब मैं स्टूडेंट को लीग में थे तो मैं भी साथ था। मैं बेसिकली डार्मस्टार्ट के स्टूडेंट को लीग में था, तो मेरे ख्याल से कोबोर स्टूडेंट के कुलीग स्टूडेंट को लीग में डिफरेंट है हुआ था, हम लोग वहाँ यूनिवर्सिटी अलग से। अलग हो स्टूडेंट गए। कुलीग तो समझ जो लो कि तुम आप बात कर रहे हो। बिल्कुल एक हाँ। फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पे जर्मन आपके साथ नहीं होते, आपके साथ जो है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग होते हैं। एक एक दो दो हर कंट्री से होते हैं। तकरीबन 25 से 30 का बैच होता है, और वहां पे आपको जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो समझ लो कि तुम्हारी इंटर या फर्स्ट ईयर की जिस तरह हम्म, क्लास होती है पाकिस्तान में स्कूल की, वो उस तरह आपको जाना होता है, कंपलसरी होता है। उसमें जो है वो शॉर्ट टर्म एग्जाम्स भी होते हैं, मिड टर्म हम्म, एग्जाम्स होते हैं, और अटेंडेंस भी लगती है उसके अंदर। और हम्म, इस तरह सेमेस्टर के बाद एग्जाम्स होते हैं, वो सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं। तो वहाँ वो डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी उससे बिल्कुल अपोजिट है। यूनिवर्सिटी में आपको अटेंडेंस लगवानी नहीं पड़ती। क्योंकि मुझे मुझे 2 छुट्टियाँ अलाउ थी, मतलब 1 मंथ के अंदर डार्मस्टार्ट में। आप स्टूडेंट को ज़्यादा लिख में छुट्टी ऐसा नहीं कर होता। सकते थे, 2 छुट्टी अलाउ थी, और अगर आपको करनी हुई उसके अलावा, तो फिर आपको पूरी एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती बिल्कुल थी, ऐसे ही पूरा है। एक सिस्टम चलाना पड़ता था और वहाँ वहां पे। से आप अगर छुट्टी करते हो तो आपको पूछते भी हैं कि भाई क्यों नहीं आए, किस वजह क्या थी। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको लिखवा के लेके आना पड़ता है। कोई और मसला है तो आपको जो है वो रिटर्न मिला के देना पड़ता है कि हुँ, भाई मैं इस दिन नहीं आया था। तो वो बड़ा सख्ती होती है उसके अंदर। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आप पूरा सेमेस्टर भले ना जाओ, आपको सिर्फ एग्जाम्स लिखने जाना होता है, बस खत्म, दैट्स ऑल। लेकिन हुँ। तो इसका मतलब लाइफ सिंपल है। अच्छा, जॉब-वॉब के बारे में, क्योंकि अब स्टूडेंट होते हैं तो मतलब मेरा ख़्याल है कि वो थोड़ी कम ही जॉब उनको करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी फ़ीस-वीस तो होती नहीं है यूनिवर्सिटी की, सिर्फ़ अपना एक्सपेंस निकालना होता है। तो इस हवाले से लाइफ जो है वो थोड़ी ईज़ी हो आई जाती है। थिंक डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्लिन की एग्जांपल लेते हैं, बर्लिन या म्यूनिख। वहां पे अगर आप रहते हैं तो हुँ, यूनिवर्सिटी की एज एच फीस तो कुछ नहीं होती। पर सेमेस्टर आपको कोई 50 या 60 यूरो देने होते हैं, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट और लाइब्रेरी फीस और ये वो सब कुछ इंक्लूड होता है। वो इतनी बड़ी फीस नहीं है। लेकिन जो मेन मेन आपकी जो खर्चे हैं ना, वो है आपका लिविंग एक्सपेंस, अपार्टमेंट का रेंट, और आपके जो हुँ। खाना पीना है, और मंथली इंश्योरेंस हो गई 100 यूरो, 100 यूरो। इस टाइम पे 109-110 यूरो इंश्योरेंस चल रही है इस टाइम पे रिसेंटली। वो भी हमने तो मैंने तो मावेस्ता ली हुई थी। मैंने मावेस्ता उस ली हुई टाइम थी, पे वो उस तो टाइम बहुत सस्ती वो थी। तुम उस टाइम पे वो 2017-18 की 25 यूरो की बात कर थी, रहे हो, उस टाइम पे नहीं। उस अभी जो टाइम है पे। वो रिसेंटली इंश्योरेंस हाँ। 110 या 112 यूरो की इस तरह चल रही है।
स्टूडेंट को लीग में डिफरेंट थी। क्योंकि वो माविस्ता थी उस वक्त अभी भी। स्टूडेंट में माविस्ता थी हाँ, हमारे, वो माविस्ता बहुत सस्ती माविस्ता इंश्योरेंस डिफरेंट है। थी, इतना माविस्ता पता नहीं तब चलता क्या था। था कि हम स्टूडेंट के लिए के स्टूडेंट थे। अगर आप स्टूडेंट के लीग में होते हो तो स्टूडेंट के लीग में आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो। प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो 25 से 26 यूरो तक आप पे हम्म, कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी में ऐसे ही है। आपको फिर वो स्टार्ट लिस्ट देनी होती है। स्टार्ट लिस्ट जो है वो यहाँ की नॉर्मल, हाँ, वैसे माविस्ता भी अब 35 यूरोज की हो गई वो है, वो महंगी भी है। महंगी हो गई है, वो भी सस्ती नहीं रही। हम्म। वो भी 35 तक पहुंच गई है। लेकिन मतलब ओवरऑल तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई इजी है ओवरऑल लाइफ इस जर्मनी वजह में से इजी स्टूडेंट्स है के कि लिए, फॉर एग्जांपल या जैसे आप अगर स्टूडेंट आप होते हो, मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको काम करना वाला होता है काम। यू आर अलाउड टू डू आई थिंक 120 ऐसे ही है। डेज हाफ, सॉरी 120 फुल डेज इन अ ईयर। 120 दिन पूरे, हम्म, 120 दिन के बाद अगर एक दिन में जो है 8 घंटे होते हैं तो 120 दिन आप पूरे साल में काम कर सकते हो, आपको अलाउ होता है। और 240 हाफ डेज लाइक वन डे इज 4 आवर्स। तो ये आप जो है वो काम कर सकते हो साल में। और जब आपकी छुट्टियां हैं, जिस तरह जून जुलाई की जो है वो फेरियन होती हैं, क्या छुट्टियां होती हैं, उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो 2 महीने 3 महीने। हम्म, तो होता कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने किया था, मैं जो है वो वीकेंड्स पे काम करता था, सैटरडे संडे। और नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे जो है वो यूनिवर्सिटी जाता हम्म, था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। तो जो 2 दिन में अगर काम करता था तो मंथली मैं इतना हम्म, कमा लेता था कि मैं अपने रेंट निकाल सकूं और खाने पीने का खर्चा वगैरह जो है वो मैं उससे निकाल सकूं। तो वो मैं इजीली मैनेज कर लेता था, और वो कोई भी कर सकता है। वो इजीली निकल जाता उसमें है, कोई उसमें कोई बिल्कुल इजीली मसला नहीं निकल है। जाएगा। अच्छा, जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर हम वेज की बात करें, जैसे कि अब पता है तो हम्म। हर शहर में जो है वेज अलग है। जैसे बर्लिन है, वहाँ अलग पे है। पर आवर वेज का अलग हिसाब किताब है। मैं डामस्टार्ड में था, वहाँ अलग था, कार्लसरूहे में अलग था। तो ऑन एवरेज अगर हम निकाले तो जर्मनी में बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्या यार अभी जो वेजेस जर्मनी के पर अंदर आवर अभी मिल रिसेंटली सकती जो है चल उसको। रहा है ना, तो वो 10 यूरो से अबव है वेज। नॉर्मल जो वेज चल रहा है वो 10 यूरो से अबव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्लिन में जाते हो तो बर्लिन में 12 यूरो भी है। म्यूनिक के अंदर मे बी ज्यादा आपको मिले। कुछ जो है वो ईस्ट साइड जर्मनी की जो है वहां पे आप शायद कम मिले, 11 यूरो 10 यूरो, लेकिन आपको 10 से कम नहीं मिलेगा, 10 से ऊपर ऊपर ही मिलेगा। हम्म, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा सही है। जर्मनी के अंदर आ चुकी है कोरोना के बाद। और क्या कहते हैं, ये जो यूक्रेन वाली जंग हुई है इसके बाद बहुत हालात खराब हुए हैं, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो आई थिंक इफ यू कैन अर्न तकरीबन 500 या 600 यूरो अगर आप अर्न कर सकते हो काम जॉब के साथ साथ, तो यू हम्म, कैन लिव गुड। आप जो है वो अपनी अपना साइड का खर्चा जितना भी है, इजीली हो। रेंट हो गया अपार्टमेंट का और खाना पीना सब निकाल के आप आराम से जो है वो इजीली हम्म, सरवाइव कर सकते हो। लेकिन लेकिन नॉट इन बर्लिन, क्योंकि बर्लिन जो है वो एक्सपेंसिव है। बर्लिन में आपको 700 800 यूरो वहां निकल निकालने हैं जाते हैं मेरे हिसाब से क्योंकि तो। जिस तरह जितने बड़े सिटीज होते हैं ना वहां पे 800। फिर आपको पे भी ज्यादा होती है। बर्लिन में अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल एक और जॉब करते हो, लेट सपोज आप मैकडोनल्ड्स में खड़े होकर बर्गर बना रहे हो, तो आपको वहां पे 12 या 13 यूरो जो है वो घंटे के मिलेंगे। वही किसी अगर आप नॉर्मल सिटी में बर्गर बनाने खड़े होगे तो आपको दस हम्म, यूरो या 9 यूरो देगा वो। ठीक है। तो लमसम जो है वो काट के हम्म, बर्लिन में आप 700 800 तक पहुंच जाओगे आराम से, और नॉर्मल सिटी में। और इनकम, और ये आराम से, क्योंकि मैंने वो भी देखा जो 1200 1300 यूरो कमा रहे हैं, और मेरे हाँ, भेजे हुए बच्चे वहाँ आराम पे से इतना निकल इतना लेते हैं। अर्न कर रहे हैं। तो मतलब लेकिन ये है कि आठ आराम सौ से नौ सौ कमा यूरो सकते मिनिमम आराम से आप निकाल आराम सकते हैं। से निकाल लोगे। मतलब ये है कि आपको अपने ब्लॉग अकाउंट की तरफ जाने की, मतलब ब्लॉग अकाउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट के तौर पर जर्मनी जा रहे हैं ना, वो अपने ब्लॉग अकाउंट को जितना हो सके सेव करे, यार उसमें देखो से पैसे ब्लॉक ज़्यादा अकाउंट में पता है ना क्या होता निकाले, है, ब्लॉक उसको जीरो अकाउंट ना होने दे, इसीलिए मतलब इन आपको शॉर्ट। जो है ना शुरू के 3 से 4 महीने जब जब तक आपका जब आप जिस जर्मनी जैसे आते हो ना पहुंचते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट बिल्डिंग में इनरोल करना पड़ता है। इनरोल करते करते फिर आपको जो है वो इंश्योरेंस वालों के पास अपने आप को इनरोल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट वालों के पास जाके जो है अपना कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है, और उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने तक जो है ना वो आपका प्रॉपर वीजा, जिस तरह कहते हैं ना, जो आपको सिटीजन कार्ड जो होता है आपको वो नहीं मिलता। हम्म, जब तक आपको सिटीजन कार्ड नहीं मिलता 3 से 4 महीने तक, तब तक आप जो है वो अपने ब्लॉक अकाउंट से पैसे निकाल के यूज करो। जैसे ही आपको वो कार्ड मिल जाता है तो यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, और जैसे आपकी जॉब लगती है तो आप उसके बाद से आराम से जो है वो जॉब से जितनी भी अर्निंग होती है उससे अपना खर्चा निकालते रहो, और जो ब्लॉक अकाउंट आपने रखा हुआ है उसको सेव रखो, उसको यूज नहीं करो। हुँ, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और सवाल था कि मतलब किस तरह की जॉब्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स ब कर सकते हैं वहाँ पे, या जो ज़्यादा करनी चाहिए, या जो ज़्यादा
अवेलेबल है इजीली, तो किस तरह की जॉब्स है वो? बच्चों को बहुत होता है कि जैन भाई किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, बर्गर बनाने पड़ेंगे, पिज्जा बनाना पड़ेगा, यार क्या करना जिस टाइम पे पड़ेगा? हम लोग आए थे तुम्हें याद होगा कि उस टाइम पे जॉब्स वगैरह बहुत बहुत मुश्किल से मिलती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जॉब मार्केट जो है वो बहुत, समझ लो कि कॉम्प्लिकेटेड थी। इवन कि आप बर्गर बनाने के लिए भी जाओ या फिर कुछ क्या हम्म। कहते हैं, सफाई वगैरह करनी हो, प्लेटें धोनी हो, इस तरह मुझे का। याद है कि तुम तो 4-4 हाँ महीने, नहीं मिल रही 5-5 थी, महीने तक ढूँढते रहे थे, कोई जॉब बल्कि तुम्हारा कोई वीज़ा भी जॉब नहीं दे एक्सटेंड रहा नहीं था। हुआ था, तुम्हें अलाउ भी नहीं हुआ था, तुम अब जब से लेकिन जॉब अब करना शुरू सूरत कर रहे हाल थे। बिल्कुल उसके हाँ, अपोजिट जब है, डिफरेंट है। अब तुमने देखा होगा कि जब से कोरोना आया है, उस टाइम के बाद से लोगों ने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। अब लोग जो है वो ग्रोसरी करने अल्डी के लिटिल में जाते हैं। हम लोग पहले ग्रोसरी करने जाया करते थे। अब जो है वो ऐप के ऊपर आपने जो है वो सिलेक्ट किया, आपने ऐसी बटन दबाया, घर पे ग्रोसरी आपके विद इन 10 मिनट्स आपके आ गई। वोल्ट एक कंपनी है, वोल्ट जो है कर रही है खाना, जिस तरह पाकिस्तान में लोग मंगाते हैं फूड पांडा के जरिए, यहाँ पे 4-5 कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं। और वो कंपनीज स्टूडेंट्स को जो है वो फौरन से हायर कर लेती हैं। उन अभी तकरीबन 50,000 to 60,000 जो है वो ज़रूरत है। जॉब शॉर्टेज है जर्मनी के अंदर, उनको बंदे चाहिए। और वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल हंस के ले लेते हैं आराम से, और दे पे ए वेरी गुड हैंडसम अमाउंट। वो जो है वो आपको 12 से 13 यूरो घंटे की पे करते हैं। आप जो है आराम से जो है वो आपको साइकिल भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़बरदस्त जॉब जो स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे है वो है कोरियर वाली जॉब। और दूसरा जो है वो आप जिस तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर सकते हो, बर्गर किंग में काम कर सकते हो, मैकडोनल्ड में काम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मतलब लैंग्वेज का भी इतना बड़ा कोई बैरियर नहीं है कि लैंग्वेज आपको प्रॉपर आनी चाहिए। इफ यू हैव A1 लेवल और A2 लेवल, वहाँ पे आप आराम से जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। दूसरी उसके बाद सबसे बड़ी जॉब मार्केट है अमेजोन की। अमेजोन के अच्छा, अंदर जो है वो आपको बिल्कुल लैंग्वेज आनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ जो है वो जाना है, डब्बे जो है आपने कार्टन पैक करने हैं, डेट्स ऑल। वो सारा आपने 8 घंटे काम करना है और बस खत्म। आपकी ये जॉब है, सबसे आसान तरीन जॉब है। ये हम लोग, मैंने जॉब करी है वहाँ पे DHL के अंदर ना, जो पैकिंग वाली होती है, ये तो आसान जॉब है। अच्छी ये आसान ये जॉब होती है, ये सबसे जॉब्स ईज़ी यही होती होती हैं है। जैसे क्रिसमस आती है, वो जो क्रिसमस बाव के और टाइम बाइट पे होता है ना, बहुत सारा काम कंस्ट्रक्शन होता है। वर्क, वो लोग बड़ा क्रिसमस खतरनाक के होता है। टाइम पे पहले जो है वो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, उसके अंदर अगर आप 10 या 12 दिन भी काम करो, यू कैन मेक इजीली 2,000 यूरोस, 2 से 3 हज़ार आराम से बना सकते हो। समर वेकेशन में अगर आप पूरा महीना 2 महीने लग के काम करो तो आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो कि आपको पूरा साल जॉब करनी नहीं पड़े। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाओ और पैसे आप सेव कर सकते हो। तो हुँ। मतलब जॉब्स बहुत सारी हैं। मसला सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ जॉब्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, मेरी आंखों देखी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि बच्चा नया नया आता है पढ़ने के लिए जर्मनी के अंदर, यूनिवर्सिटी में या फिर स्टूडेंट कॉलिंग में। आते ही जो है वो जॉब करने लग जाता है। तो जॉब करने लगता है तो पैसे आना शुरू हो जाते हैं। हुँ। पैसे आना शुरू होते हैं तो बस वो पढ़ाई का थोड़ा पीछे कर देता है और फिर वो जबकि जॉब स्टूडेंट को पे ही लेके लगा उस रहता वक़्त है, अलाउ ढूंढता नहीं रहता होती है। जॉब। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो सेमेस्टर में जो है वो एग्जाम्स हुँ। फेल करना शुरू कर देता है। करते करते उसको आगे मतलब खींचना शुरू कर देता है। खींचते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेने होते हैं वो बिल्कुल वहां वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और फिर जो है प्रेशर बिल्डअप शुरू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वीजे की तरफ से। कि वीजा ऑफिस की तरफ से जो है वो कहते हैं कि भैया आप पढ़ने के लिए आए थे और आप जो है इस टाइम पे ये काम कर रहे हो। अगर आपने 2 साल में अगर आपने डिग्री करनी थी तो आपके 3 साल हो चुके हैं, आपने डिग्री आधी भी नहीं हुँ। करी। समझ रहे अच्छा हो? राशिद, इस चीज़ को भी ज़रा एक्सप्लेन करो, जो तुम बात करो ना कि अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, जैसे तुम बात करो ना कि वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे जो हम्म। हैं यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं। तो ये जानना स्टूडेंट्स का बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी बार फेल हुए, तो वो यूनिवर्सिटी से जो देखो है वो बिल्कुल डिसमिस ठीक हो है, जाएँगे, तुम्हारा अगर वो सवाल कितना बिल्कुल फेल वैलिड हो। है। मैं बताता हूँ तुम्हें यूनिवर्सिटी का सिस्टम किस तरीके से होता है। यूनिवर्सिटीज में लेट सपोज इफ यू आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तुम्हारे पास जो है वो सात हुँ। सात सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। सातवां सेमेस्टर तुम्हारा जो है वो थीसिस का होता है, उसको साइड पे रखो। तो 6 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में तुम्हारे पास जो है वो 6 से 7 एग्जाम्स होते हैं। और पहले पहले हुँ। ईयर के अंदर तुम्हें मतलब 2 सेमेस्टर्स तुम्हें कोई भी यूनिवर्सिटी में तंग नहीं करेगा कि तुम कोई कोर्स लो और कोर्स लो के एग्जाम लिखो। पूरा साल तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, छोड़ दो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। 2 सेमेस्टर गुजरने के बाद हुँ। तीसरे सेमेस्टर में कंपलसरी हो जाएगा कि तुम पहले सेमेस्टर के 6 एग्जाम्स लिखो, ठीक है। अब तुम्हें 6 लिखने पड़ेंगे, अगर उसमें से कोई एक फेल हो गया तो यू हैव 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तीसरे अटेम्प्ट में अगर तुमने कोई कोर्स फेल हुँ। करा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो फिर तुम पूरी डिग्री से बाहर हो। और डिग्री से इस तरह बाहर हो कि जर्मनी में रूल है कि हुँ। अगर और फॉर एग्जांपल तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक कोर्स फेल करा है 3 मरतबा,
तो तुम पूरे जर्मनी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते, तो फिर तुम जीरो से स्टार्ट करोगे। अच्छा, तो ये बात बच्चे नोट कर लें कि अगर आप फेल हुए 3 दफ़ा तो हाँ, तो भाई आप आप मैकेनिकल नहीं मैकेनिकल पढ़ जो सकते। भी फिर आपकी आप फ़ील्ड फिर है आप मतलब अगर मैकेनिकल, ऐसे ऐसे कंप्यूटर साइंस वो ऐसे भी आप होता आगे है कि फॉर कंटिन्यू नहीं एग्जांपल कर आप सकते छठे फिर वो। सेमेस्टर के अंदर हो, छठे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो है वो फंसा रहा आपका, और एंड तक तीसरे अटेम्प्ट में भी आप पास ना कर पाए, तो आपको डिग्री चेंज करनी पड़ेगी, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा हमने एक लड़का था हाशिम जो हमारे साथ होता था, उसने ऐसा करा हाँ, भी था कि हाशिम वो 3 हाशिम दफ़ा की फेल स्टोरी हुआ ना, था, हमारे तो पास वो हाशिम की स्टोरी उसको है। निकाल दिया था। वैसे हाशिम ने जो है जनरली हर वो बच्चा ऐसा नहीं होता। कहाँ तक खींचा था, हाशिम पांचों की छठे स्टोरी है सेमेस्टर सामने। तक, और उसके बाद आखिर में जो है बेचारा वो नहीं कर सका। और लेकिन बिल्कुल। बड़ा हाँ, लेकिन अच्छा ऐसे ये बच्चे ये देखकर मतलब सुनकर ये डर ना जाए, तो मैं इनको ये बता दूँ कि ऐसे वही बच्चा बिल्कुल होगा जो ऐसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा। ऐसे ही अब ऐसे ही। अगर बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा तो उसको तो यहाँ इकरा मसला यूनिवर्सिटी भी मसला निकाल पता है देगी। क्या मसला वो तो मसला फिर ये चलो है कि जर्मनी है। लोग समझते हैं कि यार पहले सेमेस्टर में जो है वो बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जॉब कर ली, था ये टाइम गुजारा, और जो है वो पेपर दे दिया, पेपर दे के हुँ, नंबर अच्छे नहीं आए, थोड़े कम आ गए, बोला कि यार सेकंड टाइम में एक टाइम में मेरे पास कर लूंगा मैं। अब सीन ये होता है कि जर्मनी हुँ, में पढ़ाई जो है ना वो मतलब मजाक नहीं है। पाकिस्तान में ये होता है कि नोट्स पकड़ लिया, इधर उधर से पूछ लिया, थोड़ा टीचर से जो है वो गाइडेंस ले ली, इधर उधर से जो है वो पुराने पास पेपर पढ़ लिए, उसमें से पेपर आ जाएगा तो उसमें से करके पास कर लेते हैं लोग। हुँ, जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में जो है वो हर टीचर हर सेमेस्टर में नया पेपर बनाता है, और उसके लिए आपको ठीक ठाक पढ़ना पड़ता है। मतलब हुँ, अगर आप क्या कहते हैं, पढ़ना कोर्सेज पड़ता में है और वो अगर ऐसा आप नहीं है कि जो आपने क्लासेस में नोट से जा रहे रटा हो, हो वो ही एक आ कोर्स जाए, की ऐसा भी नहीं क्लासेस में होता। अगर आप 6 महीने जा रहे हो पूरा, आपने हर पूरी क्लासेस अटेंड करी हैं, और उस क्लासेस में अटेंड करके भी अगर आपने सब कुछ वो आपको आता भी है, तो फिर भी आप पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद जो है ना वो अलग से बैठ के लाइब्रेरी के अंदर किताबों से पढ़ना पड़ता है, और फिर आप पेपर पास कर हुँ, सकते हो। बिल्कुल। और कहीं से भी किसी किताब के किसी बिल्कुल भी ऐसे ही, पेज से भाई ऐसे आ ही, जाता है ऐसे ही। सवाल कि भाई ये सॉल्व करो। अब आप क्योंकि सोच रहे हो अगर मसला आपने मसला पढ़ा ये नहीं है होता तो है कि डेफिनेटली दो आप जो दो है फिर अटेम्प्ट्स वो के बाद कलमा ना पढ़ लो उसके तीसरे बाद। अटेम्प्ट में बंदा होता है नर्वस हो जाता है, बिल्कुल बंदा, और एक प्रेशर होता है सर के ऊपर इस तरह हुँ, का कि अगर मतलब काबिल बंदा भी होता है ना, तो वो काबिल बंदा भी उसको नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है। हुँ। लेकिन उसूलन होना ये चाहिए ना कि आप पहले अटेम्प्ट में निकालो और अल्लाह ना करे हाँ, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, टेंशन नहीं लो, दूसरी जगह सही कोशिश से पढ़ कोशिश के ये दूसरे करनी अटेम्प्ट चाहिए में कि निकालो, दूसरे अटेम्प्ट तीसरे में अटेम्प्ट निकल तक जाए। जाने ही नहीं दो। इवन मैंने कभी नहीं जाने दी तीसरे अटेम्प्ट तक बात। मतलब मैंने और तुमने कभी भी हम लोग ने तीसरे अटेम्प्ट तक जाने ही नहीं दी बात। हम एक एक में तो हम्म। फेल हुए हैं, एक सेमेस्टर में फेल हुए एक और दफा फिर मेरे साथ दूसरे, हुआ लेकिन था, हमने मेरा दूसरे में मेरा हमेशा निकाल इकोनॉमिक्स लिया, पेपर जो है वो तो फंस नहीं गया था, जाती। वो थर्ड टाइम तक गया था, सेकंड टाइम में मेरा जो है वो 1.5 नंबर कम था, 1.5 नंबर कम अच्छा। था। प्रूफिंग तुम्हें पता है, वो प्रूफिंग आउटसीट होती है, जहाँ पे जब आप पेपर देते हो ना, पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है आपका, तो फिर आप जो है वो प्रोफेसर के सामने 1 to 1 बैठ के मुलाकात करते हो, और मुलाकात करके आप जो है वो पेपर देख रहे होते हो। तो मेरे सिर्फ हाँ, ये अच्छा, डेढ़ ये नंबर बच्चों कम को थे, बता दो कि जब होता है और जब उस तीसरे डेढ़ टाइम में मेरे नंबर ख्याल कम से हो होने जाए की फेल। वजह से मैंने प्रोफेसर के पैर पकड़ लिए, मैंने उससे 1 घंटा जो है वो डिस्कस किया, उसकी मिन्नतें करी। उसने बोला नहीं, उसने बोला उसने बोला नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उसने बोला तुम थर्ड टाइम दोगे और थर्ड टाइम पास करोगे तो फिर आगे जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वो पास हो गया, लेकिन वो जो 6 महीने जो मेरे सर पे तरवार लटक रही थी ना, वो बड़ा मुश्किल टाइम था। क्योंकि वो सिर्फ आपके पास एक कोर्स होता है, उसके साथ जो है वो 7 एग्जाम्स और भी होते हैं, और वो साथ के साथ की तैयारी भी आपने साथ करनी होती है, और जो एग्जाम रह गया अच्छा, है अब उसका कोर्स भी आपने दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से तैयारी करनी है। वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है। बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि अगर अगर वैसे उसमें एक ये होता है कि वन ऑन वन सेशन भी होता है जिसमें आप टीचर से बात करते हो, ऐसा भी होता है, तो हाँ वो बड़ा तुम्हारा आया था? जब आप पेपर देते हो, पेपर देके जब आपके हम्म, पास दो ऑप्शंस होते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी में आपको पेपर्स नहीं दिखाते, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में कि भाई मुझे जो है वो पेपर देखना है अपना, और पेपर देख के जो उसमें गलतियां हैं, फॉर एग्जांपल, या नंबर उसमें क्या पता हो सकता है कि काउंटिंग मिस्टेक हो गई या कुछ ना कुछ हो, तो प्रोफेसर के सामने बैठ के आप पेपर उससे डिस्कस कर सकते हो कि क्या मसला था। हाँ। ये इसलिए गलत हो गया, ये रीज़न हो गया। लेकिन रीज़न वैलिड हो, ये नहीं कि भाई मेरी ना तबीयत खराब नहीं थी नहीं मैंने नहीं, तबीयत खराब पे उससे ये नहीं है। गलत हो गया। ये होता है कि फॉर हाँ, एग्जांपल अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, आपका सेकेंड टाइम है या थर्ड टाइम है, आप पेपर में हॉल में एंटर होते ही आपने आपको लगा कि यार मेरी तबीयत खराब है, तो आप फौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके उससे एक लिखवा लो कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, इस दिन मेरा एग्जाम है, मैं नहीं दे सकता। तो आपको जो है वो एग्जाम जो है एग्जाम कर देंगे, वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अलाउ कर देंगे। तो आपको जो थर्ड टाइम पे वो आपका मतलब जाया नहीं होगा, वो आप फोर्थ फोर्थ हम्म, चौथी दफा जो है वो आपको दोबारा अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर पेपर
आपके सामने हाथ में आ गया और आप पेपर हाँ, आपने अच्छा। देख लिया और फिर आपको लगा यार मैं बीमार हो गया हूँ अब, फिर लेकिन फिर कोई चांस नहीं है, फिर तो आपको देना पड़ेगा। फिर फिर आप फिर बस दुआ करेंगे फिर आप बस दुआ करें, पेपर सही दुआ पेपर निकल जाए बस। काम आएगी। फिर कि यार कुछ हो जाए। देखिए अच्छा, इसमें राशिद एक और सवाल है कि बच्चों को बहुत सारा सवाल है कि चलो यार इतनी मेहनत करी हमने, हमें पढ़ लिया 3 साल में, 3 साल की जगह 4 साल में हमने बैचलर निपटा लिया, बहुत कर लिया, तो भाई अब बच्चों को ये होता है कि यार मतलब पीआर की क्या सिचुएशन है जर्मनी में, पढ़ाई के बाद क्या होता है, मतलब अगर आप कंप्लीट कर ले कोर्स अपना, तो आपको आप क्या करते हैं उसके आगे, उसके अगर पीएसडब्ल्यू कितने का मिलता है, चलो पीएसडब्ल्यू तो पोस्ट स्टडी वर्क 18 महीने का होता है, बच्चों को पता है जनरली, लेकिन इसको पीआर कैसे मिलती है, फिर नेशनलिटी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, कैसे जाती है नेशनलिटी तक बात, तो ये थोड़ा सा यार बताओ ये तुम, थोड़ा क्योंकि सा मैं तो पीआर वाले फेस में गया नहीं ना, मैं तो थोड़ा सा अपना लंबा बैचलर्स करा डिस्कस और करना वापस आ पड़ेगा। गया। उसमें तो मुझे सीन ये पता होता सब है, है, लेकिन ये कि तुम क्योंकि वहाँ उसमें गुजर सीन रहे ये हो होता है तो तुम कि बता सकते हो। फर्स्ट तो आप यूनिवर्सिटी क्लियर करते हो। यूनिवर्सिटी क्लियर करने के बाद आपको जो है वो 18 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। 18 मंथ्स का आपको वीज़ा मिलता है, जॉब सीकिंग वीज़ा कहते हैं उसको, कि 18 महीने के अंदर अंदर आपने जॉब जो है वो सर्च करनी है। अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका वीज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है, वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो उसको बाद में बताता हूँ। लेट सपोज आपको जॉब मिल गई, तो आपका जो है वो जॉब स्टूडेंट वीज़ा से जॉब वीज़ा में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जॉब जनरली मिल जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बहुत ही कोई निकम्मा आदमी होगा जिसने पूरा बैचलर्स कर लिया उसके बाद 18 महीने में उसको जर्मनी में जॉब नहीं मिल रही। हाँ, मैं बिजनेस वालों की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की थोड़ी जॉब्स कम है, वो फंस नहीं सकते हैं, नहीं, लेकिन ज्यादातर वो भी मेरे नहीं लिहाज से फंसते। तो कोई भी नहीं लेकिन मैं एक बचता। बात कर रहा हूँ, मेरे लिहाज से कोई भी नहीं बचता, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप मैं कर यही रहे हो, बताना चाह रहा मैं हूँ कि बहुत ही बैचलर्स कोई की बात निकम्मा करूंगा, होगा अभी जो। मैंने बैचलर्स किया है ना, मैं मास्टर्स वालों की बात नहीं करूंगा। मास्टर्स वालों का सीन अलग है। बैचलर्स वालों का सीन ये है कि बैचलर्स के दरमियान अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो किसी कंपनी के अंदर 5th सेमेस्टर में, तो वही कंपनी आपको हम्म, हायर कर लेगी। 70% चांसेस हैं कि वही कंपनी आपको हायर कर लेगी। क्योंकि बैचलर्स अगर आपने जर्मनी से हम्म, किया तो आप, मुझे नहीं लगता कि किसी को जॉब ना मिलती है, क्योंकि वो बंदा ही बहुत निकम्मा, उसको जॉब नहीं मिलेगी। बैचलर्स के बाद जो है वो जर्मनी के अंदर इस टाइम पे, इस तरह मैं आईटी ब्रांच के अंदर भी काम कर रहा हूँ, आईटी में 70,000 जॉब्स ओपन है जर्मनी के अंदर इस टाइम पे। मतलब पढ़े लिखे लोगों की कमी है, जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। डिग्री करने वाले बंदे नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे, बहुत बहुत कमी है। और हम्म। जॉब बहुत भरी पड़ी हैं जॉब्स, हर फील्ड के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं। ठीक है, चले, अब लेट सपोज कि आपको जॉब मिल गई, क्योंकि जैसे हमने बताया कि बहुत कम चांस है कि जॉब ना मिले, तो 18 मंथ्स में फिर आपको अच्छा, जॉब आपको मिल गई, जॉब मिल फिर गई, उसके बाद। आपका जो है वीजा स्टूडेंट वीजा से जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया वर्किंग वीजा के अंदर। फिर जो है वो आपका देखा जाएगा कि कितने साल हम्म, जर्मनी में हो। अभी एक नया रूल अभी लोगों ने पास करा है कि पहले ही था कि 8 साल का, अभी जो है वो 5 साल का टाइम है। 5 साल अगर आप जर्मनी में रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द ब्लू कार्ड। आपको जो है वो ब्लू कार्ड मिल जाता है। और ब्लू, हम्म। मतलब हाँ, आपकी ब्लू कार्ड में ये मेहनत शर्त जो है होती वो है कि रंग आपने लाई जो है वो कम से इस कम तरीके छः से। महीने काम करा हुआ है, 6 महीने जो है वो जर्मनी को टैक्स दिया हुआ है। अगर आपने टैक्स की रसीदें वगैरह दिखानी होती हैं गवर्नमेंट ऑफिस को, तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। ब्लू कार्ड मिलने के 2 साल बाद जो है वो आप लैंग्वेज की नेशनैलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबल हो इसमें। जाते हो। और नेशनलिटी में थोड़ी लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती नेशनैलिटी है के अंदर सिर्फ आपको कि भाई आपकी B1 की लैंग्वेज जो है वो रिक्वायरमेंट है, ही है। क्योंकि नेशनैलिटी लेने के लिए आपको एक जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट को बोलते हैं लेबन इन डॉइचलैंड, और आइनबर्गुरुम टेस्ट भी कहते हैं उसको। वो इतना मुश्किल मुश्किल टेस्ट नहीं है उसमें। हैंड आई टेस्ट, अच्छा थिंक, इसमें बी 1 बिल्कुल देना पड़ता है, और मैंने सुना है कि अभी ये B2 कर रहे हैं इसकी नहीं नहीं रिक्वायरमेंट, नहीं, तो अभी ये अभी तक B2 नहीं है, मैंने बी सुना वन है खैर इस रिक्वायरमेंट है पे। उसकी। अभी हाँ, मैंने सुना था कि यार ये अभी B2 हाँ, कर रहे हैं, उसकी फिर बी अच्छी वन बात बी है, वन चलो अभी रिक्वायरमेंट B1 है, आपको और करना पड़ेगा, उसमें B1 तो बहुत सारे उसमें ये बच्चे होता यहीं है से कि कर उसमें लेते हैं। सवाल होते हैं। और जो हम लोग जैसे बच्चे होते हैं जो बैचलर जर्मनी में करते हैं, वो तो ऑलरेडी C1 कर लिया नहीं, होता मैं है तुम्हें उन्होंने। बता रहा हूँ कि उसकी जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी B1 है इस टाइम पे। और उस टेस्ट में होता ये है कि आपसे जो है वो जर्मनी में जो है वो जर्मनी के अंदर, फॉर एग्जांपल जर्मनी का मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे, कितने सूबे हैं, और लॉज वगैरह जर्मनी के क्या है, वो इस तरह के सवाल होते हैं उसके अंदर। उसके अंदर कोई 150 सवाल होते हैं। 150 सवालों में से कोई 35 या 40 सवाल जो है वो आपको जवाब देने होते हैं उसके। और 70% अगर आपके जवाब ठीक हैं उसमें, तो आप वो टेस्ट पास कर लेते हो। वो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये इतना ज़्यादा मुश्किल वो नहीं है, एक बार आप पहुँच गए। मैं तो बोलता हूँ बच्चों से कि भाई अभी नेशनैलिटी की बात ही नहीं करो, अभी आप जा रहे हो वहाँ पे जाके अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करो, जो अपनी लाइफ़ है उस पे फ़ोकस करो, नेशनैलिटी का जब यार, टाइम आएगा तो वो मिल नेशनैलिटी जाएगी। नेशनैलिटी मतलब और पीआर हम वगैरह लोग के के टाइम बारे पे में तो आई जर्मनी थिंक से जो मतलब। नया नया बच्चा जा रहा है उसको तो मतलब ये चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए। मेरे लिहाज से जो मेन फोकस है ना बच्चे का, हुँ, वो होना चाहिए मेन फोकस पढ़ाई का, कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के मकसद से जा रहा है, तो वो पढ़ाई खत्म करके
जो है वो उसने जो भी करना हो वो करे। मतलब ये नहीं है कि जर्मनी पहुंच के अगर उसको मतलब स्टेप बाय लगे कि स्टेप यार चले ना, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही, ये मसला है, मैं जो है वो जॉब कर लेता हूँ, कोई काम कर लेता हूँ, तो फिर जो है ना बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है। ये तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ इसके। जॉब तो आपने करनी नहीं है जब तक जॉब आपकी पढ़ाई जॉब चल रही है। इतनी करनी है, फॉर एग्जांपल आपने जो अगर है आप जॉब अफोर्ड सिर्फ नहीं कर पार्ट टाइम सकते उतनी घर ही में, करनी जैसे है आपको जितनी। कोई मसला है, अगर आप हाँ। जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने जॉब इतनी करनी है कि अगर सिर्फ और हम्म, सिर्फ आप अपना खर्चा निकाल सको तकरीबन 3 या 4 साल तक, इतने आपने पैसे कमाने हैं। क्योंकि उसके बाद अगर आपने वो बिल्कुल टाइम ऐसे ही निकाल है। लिया तो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो पूरी जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए, आप जितने पैसे चाहो कमा सकते हो। उससे पहले जो है वो हम्म। आपको फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के अच्छा, ऊपर। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि यार वेयर टू फाइंड जॉब्स, मतलब कौन सी वेबसाइट्स हैं जिधर बच्चा नया नया जाए तो वो उन वेबसाइट्स पे सर्च करे तो उसको जॉब्स की जो है वो मिल जाए कि यार देखो यहाँ सबसे यहाँ पहले जॉब्स जो है, है ना ये तुम बच्चे बच्चों को को बताओ। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो है उसको करना चाहिए अपने आसपास के जो लोग होते हैं पाकिस्तानी या फिर इंडियंस या फिर जो भी उसके कोलीग्स हैं, उनके थ्रू जो है वो सर्कल में जाना चाहिए, उनके थ्रू जो है वो कनेक्शंस बनते हैं। वो अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कोलीग जो है वो मैकडोनल्ड में काम कर रहा होगा या बर्गर किंग में काम कर रहा होगा या किसी अमेजोन वगैरह में काम कर रहा होगा, तो वो वहां पे उसको किसी ना किसी बंदे को वहां जरूरत होगी उसको काम की, तो वो आपको साथ ले जाएगा, साथ ले जाके आपको जॉब लगवा देगा। ठीक है, सबसे इजीएस्ट, हम्म, सबसे आसान तरीका जो है वो जॉब बिल्कुल का। हाथ हाथ लग जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप हम्म। इंटरनेट पे जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जर्मन के अंदर। जिस तरह हमारे पास जो है वो अनसाई क्लाइन साई के ईबे, ईबे की एक शॉर्ट फॉर्म है जो लोकल ईबे चलता है लोकल सिटीज के अंदर। इस तरह ओएलएक्स है पाकिस्तान के अंदर, ओएलएक्स के ऊपर भी एक जॉब वाला फीड होती है, उसके अंदर भी एक हम्म। जॉब्स वाला ऑप्शन होता है, वहां पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं। वहां से आप जो है वो ईमेल करके या मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके जो है आप पूछ सकते हो कि भाई अगर आप बंदे की जरूरत है तो आप बता दो। या फिर आप जो है वो डायरेक्ट खुद जाके किसी रेस्टोरेंट्स में वगैरह में या किसी भी जगह पे जाके आप खुद जाके नॉर्मली जाके पूछो कि भाई आपको बंदे की जरूरत है, आप काम करना है, आपके पास ये स्किल है, वहां पे आराम से जाके आप जॉब कर सकते हो। तो इतना बड़ा हम्म। मसला नहीं है। हाँ, क्यों जॉब फाइंड करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको हम जो है वो इतना वो बनाए, वो तो आराम से मिल जाती है। अच्छा, एक ये है कि अकोमोडेशन का जो है ना थोड़ा सा जर्मनी में इशू है, तो अकोमोडेशन कैसे करी जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अकोमोडेशन जो है ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि बच्चे को यहीं से हम्म 6 महीने पहले अप्लाई करें, क्योंकि जो स्टूडेंट हॉस्टल होते हैं आपको पता है कि अकोमोडेशन के लिए वहाँ पे 6 महीने पहले आप अप्लाई करोगे तो जाकर 6 महीने बाद मिली। हमारी टाइम में, मेरे 2017 तक तो यही था। अभी तो अभी अभी तुम भी इसको बताओ कि अभी अभी भी क्या हो रहा है, मैं अकोमोडेशन तो यार किस तरह हो सकती इस है, सीन से क्या बहुत मसला है। बाहर हूँ, तकरीबन 2-3 साल हो गए। लेकिन अभी भी यही सीन है कि जिस तरह बड़े सिटीज हैं, बड़े सिटीज के अंदर, जिस तरह मैं अभी न्यूरनबर्ग में रह रहा हूँ, न्यूरनबर्ग में अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो बच्चों को पूरा पूरा साल साल 1.5-1.5 साल तक एकोमोडेशन नहीं मिलती यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हम्म। और यूनिवर्सिटी की अपने जो एकोमोडेशन है वो बहुत बहुत हम्म। मतलब कम है, हॉस्टल वगैरह बहुत कम है। और लोग जो क्या क्या करते हैं, लोग पहले अप्लाई कर देते हैं, साल बाद 1.5 साल बाद नंबर आता है तो वो यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के अंदर घुसते हैं, फिर वो तकरीबन 3-4 साल बाद ही निकलते हैं आराम से, वो एकदम छोड़ते भी नहीं है। तो प्राइवेट प्राइवेट जो है वो महंगी है। कोई कोई अच्छा, वेबसाइट है यूनिवर्सिटी जहाँ के पे। लिहाज, अगर यूनिवर्सिटी में अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको 250 या 300 यूरो में कमरा मिल रहा है, तो प्राइवेट आपको 400 या 500 यूरो में मिलेगा। ठीक है। और प्राइवेट कमरा मिलना भी इतना आसान नहीं है। हम्म। प्राइवेट कमरा लेने के लिए फॉर एग्जांपल आपको जो है वो वही ईबे और ओएलएक्स की तरह एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके एक विकेगजूक डॉट डे वेबसाइट है जहाँ पे जो है वो शेयरिंग में जो है आप कमरा ढूंढते हो। हाँ, हाँ, बेके के ग्रुप पे तो वहां हम पे भी ढूंढा जाके करते थे, आपको बहुत पुरानी पर्सनली है। आपको अवेलेबल सिटी बेके वन के होता ग्रुप। है, पर्सनली आप जो है लोगों को मैसेज करते हो, फिर आप जाते हो, जाके देख के आते हो। आप जो ओनर जो होता है हम्म। अपार्टमेंट का, वो आपसे मिलता है, मिल के बातचीत करता है, सवाल जवाब करता है, तो फिर वो जो मिलता है, आपको वो देखता है। डिसाइड करता है कि देना नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद है हम लोग अपार्टमेंट ढूंढने गए थे, याद करो, डाम स्टार्ट का ही वाकई जगह मैं सच हूँ, डाम स्टार्ट या कार्लसरूहे का वाकई, हम्म नहीं डाम स्टार्ट का नहीं, कार्लसरूहे का वाकई है। हम लोग गए थे वहाँ पे, लड़की थी, रह रही थी, उसने शेयरिंग पे खाली था, हम दोनों गए, उसने देखा ये हम्म पाकिस्तानी है, चाइनीज थे वो दोनों। ये भी तो इशू उन्होंने है, तो बात ये ही भी नहीं इशू करी है, थी, ये याद है बहुत कि बड़ा हाँ इशू हम है, आपको बताएंगे, हम रेसिज्म। आपको बताएंगे। समझ लो कि आप ये रेसिज्म कह ये बड़ा सकते हो इशू है। उसको। ये इशू है कि जर्मन्स जो हैं वो प्रिफर करते हैं कि यूरोपियंस को ही जो है वो रेंट पे कमरा दे, पाकिस्तानी इंडियंस को अवॉइड देख, करते हैं। क्योंकि उसका उसका मसला, उसका दूसरा अरे मसला वो ये तो भी है कि इवन वो तो हमारे चाइनीज थे अपने जिन्होंने लोगों का दिया कसूर नहीं है था, कि बहुत सारे मुझे लोगों तो ने जो याद है है। वो इस तरह की हरकतें करी हुई हैं यहाँ पे, हम्म। तो उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। अगर आप फॉर वो तो जर्मन एग्जांपल भी नहीं थे, वो तो मेरे ख्याल से मुझे दिन, याद पड़ा है चाइनीज थे, और उन्होंने भी नहीं दिया, जबकि वो खुद इतने गंदे सॉरी, होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक तो जो जो हमारा जो हमें कमरा नहीं दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो चाइनीज थे,
तो चाइनीज ने भी हमें या बड़ा कमरा मुश्किल नहीं होता दिया, है, बड़ा समझो मुश्किल सीन होता है कमरे वाला कि सीन भाई जो है नहीं ना, ये लोग खास जो है तौर वो। पे वो बहुत, अगर आपने ढूंढ रहा है प्राइवेट कमरा ढूंढना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 या 3 कमरे ढूंढ के ना चलो। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट बनाओ, एक दिन में आप तकरीबन 10 से 15 घर ढूंढने के लिए जाओ। तो उन 10 से 15 में से मे भी कोई 50% चांस होगा कि आपको एक कोई बोले कि यार ठीक है चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ कमरा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन हम्म, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लग के जो है वो 1-2 हफ्ते जो है वो सिर्फ कमरे ढूंढने पे लग जाओ तो आपको मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। मिल जाएगा। हाँ, अच्छा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जर्मन्स, मतलब जर्मन्स बाय नेचर, क्योंकि मैं तो हम्म। जानता हूँ जर्मन बाय नेचर कैसे होते हैं, लेकिन अब तो अच्छा है कि वीडियो में उसको एक्सप्लेन करो, जर्मन्स इटसेल्फ कैसे होते हैं। अच्छा जैसे मैं बताऊँ कि पंक्चुअल होते हैं, ये तो मैंने क्योंकि अपना खुद आजमाया है कि पंक्चुअल बहुत होते हैं, जो मुझे मिले। अब ज़रूरी नहीं कि हर जर्मन पंक्चुअल हो, अब लेकिन जो मुझे मिले वो बहुत पंक्चुअल मिले कि भाई, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम्म। तुम्हें शायद मैंने बताया भी हो कि जब मैं आ रहा था 2017 में, तो आपका मैंने हम्म। एक ऑनलाइन जो है ना वो बैग खरीदा था। तो हमने वो टर्मीन वर्मीन सही फिक्स है। करी कि भाई मैं आऊँगा बैग देखने, वो जो हम्म। सूटकेस था, पूरा बैग नहीं सूटकेस था। अब टर्मीन फिट करी हमने कि भाई हम 11 AM जो है ना मैं वहाँ होऊँगा और मैं आपसे हम्म। बैग देखूँगा और मैं बैग खरीद लूँगा। तो खैर मैं पैसे वैसे लेके पहुँच गया, लेकिन आप यकीन करो उस वक़्त पता नहीं मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया, मैं 11 ठीक बज है। के 10 मिनट पे पहुँचा हूँ। उसने मुझे, बुड्ढी ने नहीं बैंक देखी, नहीं दिया, वो नहीं कभी बैग भी नहीं नहीं दिया, देखी। वो जो बुड्ढी थी वो लड़की थी, वो उसने मुझे हम्म। बैग नहीं दिया। उसने बोला भाई आप लेट आए हो 10 मिनट, मैं नहीं दूंगी। अच्छा हर जर्मन ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूँ हर जर्मन नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी बहुत सारे जर्मन अभी भी मेजोरिटी पंक्चुअल 80%, बहुत एटी है परसेंट नहीं उसने। 90% जो है वो पंक्चुअलिटी में जो है ना वो बहुत। और दूसरा इनके अंदर होता है कि ये हाँ कि टर्मीन का उसने जो भाई बैग नहीं दिया, उसने अपॉइंटमेंट बोला का, मुझे आपको बेचना ही नहीं है। मैंने कहा आप पैसे ले ले, ज्यादा ले ले। अपॉइंटमेंट का बहुत हाँ। चक्कर है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास भी जाओ, फारिग बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, अब कोई काम होगा उससे तो वो बोलेगा नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस दिन मंडे को 8 बज के 10 मिनट पे इस टाइम पे आना मेरे पास, तो इस टाइम पे हम बात करेंगे। सही अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम, ये बहुत बहुत बड़ा इशू है जर्मनी के अंदर। बिल्कुल। और बहुत सारे ऑफिस के अंदर भी बड़ा इशू है कि आपका काम फौरन फौरन नहीं होता। इवन कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप जाते हो तो आपको जो है वो वेट करवाते हैं या बोलते हम्म। हैं कि इस दिन जो है वो अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हर जगह अपॉइंटमेंट लेना अपॉइंटमेंट पड़ता है। का चक्कर है। अच्छा ऐसा, अच्छा मैं ये कहता हूँ ये बेसिकली हमें वक्ती तौर पे मसला है, लेकिन उनकी इस चीज़ से उनकी अपनी लाइफ में सुकून है। जैसे अब देखो ना, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। अब एक बच्चा जो है रात के 10 बजे फ़ोन करके पूछ रहा है, "ज़ैन भाई जर्मनी जाने का क्या प्रोसेस है?" अब वो रात के 10 बज रहे हैं और वो उस पे कॉल कर रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब मैं जर्मन्स तो में मैं ऐसा मैं तो नहीं मैं होता चलो कि भाई इस रात बात 10 बज तुम्हें रहे एक हैं, 11 स्टोरी बज रहे हैं, सुनाता आप हूँ। हमसे मैं पूछ रहे हैं, "ज़ैन भाई अपनी उसका जो है क्या ना वो हुआ?" तो वो मैं सिर्फ तुम्हें एक स्टोरी अपॉइंटमेंट लेंगे। सुनाता हूँ कि अभी मैं एक फर्म के अंदर काम करता हूँ, इलेक्ट्रोलुक्स के अंदर। इलेक्ट्रोलुक्स जो है वो स्वीडन की कंपनी है, और एईजी जो है वो हमारी जर्मन कंपनी है, इसको खरीद लिया था उसने ना। तो मैं उसमें आईटी सर्विस मैनेजर हूँ। और शुरू शुरू में जो है हमें, जो पाकिस्तानियों को आदत पड़ी होती है कि यार जो है 5 बजे तक, अगर हमारा वर्क शेड्यूल है कि सुबह 8 से 5 बजे तक काम करना है, तो स्टार्टिंग में जो है वो मैं नया नया जो है वो जॉब स्टार्ट करी थी, मैं जो है लेट तक काम करता था। सुबह जो है वो देर से काम शुरू करता था। जर्मन जो है वो सुबह सुबह 8 बजे काम करने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो जर्मन जो है वो 6 बजे काम करना स्टार्ट हो रहे थे। और 4 बजे तक, 3 बजे तक वो खत्म कर देते हैं काम अपना, निकल जाते हैं। अब मेरा क्या सीन था कि मैं 10 बजे काम करना स्टार्ट करता था और मैं जो है वो शाम 6-7 बजे तक खींचता था उसको। तो अब मैंने जो है वो काफी दफा ना, मैं शाम को 6 बजे ईमेल्स कर रहा था बैठ के, तो मेरी मैनेजर ने मुझे फोन करके बोला कि 5 बजे के बाद जो है ना वो काम नहीं करना। 5 बजे के बाद मेरी तुम्हें ईमेल नहीं आएगी, 5 बजे के बाद लैपटॉप बंद, और उसके अलावा कोई काम नहीं। और यहाँ पे सख्ती से रूल है कि अगर आपको वर्किंग आवर के बाद कोई भी फोन करता है या कोई भी तंग करता है या कोई ईमेल आई, तो वो बहुत बुरा मनाते हैं इसको। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताऊँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोई नेगेटिव थोड़ी है, बहुत वर्किंग अच्छी आवर चीज़ के है। भाई अंदर। वर्किंग आ रहा है, आप उसमें कॉल करो। अब यहाँ तो कोई वर्क का वही नहीं है, मतलब आपने किसी क्लाइंट को नंबर पाकिस्तान दिया में तो तो वो आपका भाई किसी का वो आपको नंबर 10 बजे मिल कॉल जाए, कर रहा बस है, 11 आपको बजे जो है वो कॉल कर रहा है रात को जी। 3 बजे भी कॉल करेगा, बोलेगा मेरा हाँ, काम, मेरा काम नहीं हुआ, बस मसला ये आप है, उसको मेरा फिर काम नहीं सुबह हुआ। शाम कॉलें करो। ये नहीं हुआ। अब ये कि हम्म। वहाँ पे ये कि वर्किंग आ रहा है तो भाई सही है। अच्छा यहाँ तो भाई एम्प्लॉयज़ को बैठा के रखते हैं। अब 5 बजे फर्ज़ करो वर्किंग आवर खत्म हो गया, ऐसा नहीं एम्प्लॉयी को चाहिए। आपने बैठाया हुआ है 9 बजे तक। बहुत अब ये वो बेचारा कुछ बहुत बहुत बोलता बुरा नहीं है, कल्चर उसको है पता है कि पाकिस्तान के अभी अंदर। मैंने यहाँ पे जॉब जो है वो, अगर कि भाई 4 और बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूँगा कि नहीं भाई मुझे 9 बजे तक नहीं बैठना, तो वो बोलेगा चलो भाई खुदा हाफ़िज़, अगला बैठा हुआ है। तो ये भी एक मसला है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको पता है कि अगर मैं हम्म। बोला, इसके खिलाफ बोला कि भाई मैं 9 बजे तक नहीं बैठूँगा, तो बिल्कुल वो ऐसे मुझे फारिग ऐसे कर ही। देगा, दूसरा उसकी जगह आके बैठ जाएगा, वो दूसरा 10 बजे तक आके बैठ जाएगा। तो उनको भी जो ओनर्स है उनको ये मिला हुआ बिल्कुल है कि ऐसे ही नहीं है। यार ये तो करेगा ही करेगा।
वहाँ पे आप नहीं बोल सकते किसी को कि भाई 5 बज गया, आप उसको बोलो भाई ये काम कर दो, वो बोलेगा नहीं, नहीं भाई पाकिस्तान में मेरा बड़ा काम बहुत खत्म बड़ा हो गया। चक्कर है यार ये। जर्मनी में ये चक्कर है कि जर्मनी में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 2 बजे का टाइम दिया है ना, तो 2 बजे आपको वहां पे होना है। अगर आप वहां पे 2 बजे नहीं पहुंचे ना, एक एक मिनट या 1-2 मिनट ऊपर भी हो गया, तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा वैलिड रीजन देना पड़ेगा उसको आगे से कि वो माने, एक्सेप्ट करे। अगर आपने कोई बहाना बनाया या कुछ करा तो फिर वो बहुत बुरा मनाएगा। हम्म। अच्छा, ये रीजन होता है कि इसमें बहाने भी नहीं होते, क्योंकि उनकी हम्म। ट्रेन भी ऐसा फिक्स बिल्कुल होती है ऐसे कि ही है। बहाने भी ऐसे नहीं दे सकते आप। जर्मनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो मतलब बहुत ऐसा है कि टाइम पर है। जैसे अगर वहाँ पे लिखा आ रहा है बस स्टॉप पे कि भाई 9 बज के 10 मिनट पे ट्रेन आएगी, तो वो अभी उसी वैसे टाइम रिसेंटली आती है। तो बड़ा बड़ा बहुत बहुत जो है वो बड़ा मजाक बन रहा है इनका हम्म। कि जर्मनी जो है वो पहला मुल्क है पूरी जर्मनी के अंदर जहां पे ट्रेन अगर 2 बज के 4 मिनट पे ट्रेन ने आना है तो वो 2 बज के 4 मिनट पे ही आ रही है, वो 1 मिनट पहले या बाद में नहीं आ रही। अभी जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ना बहुत बुरी हालत है जर्मनी के अंदर। और ड्राइवर्स, ट्रेन के ड्राइवर्स वगैरह ने, बसों के ड्राइवरों ने जो है वो हड़तालें करी हुई हैं। तो अभी ट्रेनें भी लेट हैं, बसेस भी लेट हैं, हम्म। और तकरीबन अभी बहुत बहुत बुरा हाल चल रहा है जर्मनी के अंदर। ट्रेनें लेट हो रही हैं, बसें भी लेट हो रही हैं। तो अब जर्मनी पहले ऐसा नहीं है, इस टाइम पे पहले था। हम्म। अच्छा, हाँ, 17 तक हाँ, तो भाई बहुत बहुत ही ये सब टफ था लेकिन रूल नॉर्मली जो था अगर हमारे हिसाब नॉर्मली से। बात करें ना, तो अगर हमारे बस ने पास जो अगर है वो मतलब, 3:10 पे अगर बस ने आना है ना, तो 3:10 पे बस आएगी और खड़ी होगी वहां पे, और 3 बज के ऐसी 10 मिनट से 11 होंगे ना, तो वो 11 पे चल पड़ेगी। तो ये पंक्चुअलिटी का बहुत 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 जबरदस्त सीन है जर्मनी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे एक एक मैं बड़ा अच्छा इस पे मैं बताऊँ, जर्मनी में बच्चे लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भाई ये ब्राइब ब्राइब चलती है, मतलब रिश्वत रिश्वत चलती है। अच्छा, मैंने तो नहीं फेस किया ये कि जर्मन कोई मतलब ब्राइब ले रहा हो, रिश्वत ले रहा हो, या ऐसा कोई दो नंबरी हो वहाँ पे। जर्मनी में ये बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर हम आपको याद हो 2013 के अंदर हम्म। हमने जब नए नए गए थे, तो वो वो वाकया वाकया जो है मुझे अभी वो भी आपको याद है, याद होगा कि हमने क्या और किया तुम्हें था, तो पता है वो कि बताओ जरा वो वो। बंदा जर्मन नहीं था, वो तुर्किश था। वो तुर्किश था। हाँ, वो जर्मन वो होता तो जब मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग जर्मन नहीं ट्रेन से करते, बाहर मतलब होते, मैंने जर्मन और नहीं शायद देखा। हम लोग को पुलिस वालों को भी देता वो हाँ, सीन बिल्कुल किस बाहर तरह का होता। हुआ था। हम लोगों ने कौन हाँ, सा हाँ, उस टाइम बिल्कुल पे, शिवाल्स मुझे फारिन याद पे आ रहा देता है वो, कि हम लोगों शिवाल्स ने जो है फारिन पे। वो बायन टिकट लिया था मेरे ख्याल से। जो टिकट लिया भाई था, टिकट हमने हमारा सही नहीं था, और हम गलत ट्रेन में बैठ गए थे, कोई प्राइवेट ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। हम्म, हमने एक हल्की ट्रेन का लिया था, मेरे ख्याल से हम ई से ए में बैठ गए थे, नहीं 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 जहाँ नहीं, मुझे हम याद है। लोग हम वो ट्रेन थी किसी और मुल्क की। उसमें उसमें बर्थ लगे हुए थे अंदर लेटने के लिए हम्म। सारे। वो प्राइवेट केबिन बने हुए थे। तो हाँ। वो उसका टिकट अलग था, उसका टिकट महंगा था। तो खैर वो बंदा तुर्किश था, उसने जो है वो पैसे लेके हम लोगों को जो है हम्म। जाने दिया। हाँ, मुझे हम्म। याद है वो आया, उसने बोला भाई टिकट दिखाओ। तो हमने जो टिकट दिखाया, बोल रहा है वो तो ये तो वो है ही नहीं। अब तो तुम लोग को भाई जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम लोग डर गए। अब हम लोग, अच्छा उस वक्त हम्म। जर्मन भी हमारी B1 हमने किया हुआ था, लेकिन ऐसी कोई जर्मन नीति कि भाई बहुत अच्छी जर्मन हो या हर चीज़ समझे। अब नहीं, वो अब अगर जर्मन जब होते वो तो कभी आया भी और नहीं करता जर्मन ऐसा। जब वो बोलना ऐसा शुरू ऐसा हुआ, तो पता है, भाई हम ऐसा तो, ऐसा होता है बाहर के हाँ, मुल्कों वो में, नहीं यहाँ करता। पे यूरोप के जो जो साउथ के मुल्क हैं ना, और जो जो ईस्ट ईस्ट यूरोपियन मुल्क हैं, यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ के लोग जो है वो रिश्वत भी चलती है, यहाँ पे सब कुछ जो है इस तरह सिस्टम चलता है। हाँ, तो अब वो आया, उसने जर्मन बोलना शुरू करी। फिर उसने बोला भाई, अब हमने बोला, उसने बोला चलें आप पैसे दें। फिर तो अब मैंने राशिद से पूछा भाई कितने पैसे हैं। मैंने पूछा हम्म। कितने, मैंने अपने पास देखा। फिर हमारे पास एक लड़का था हाशिम, तो उसके उससे पास देखा, तो हमने तीनों ने मिल मिला के, मुझे अभी एग्जैक्ट मेरे ख्याल अमाउंट से याद नहीं है, लेकिन हमने 60-70 यूरो 50-60 यूरो हम दे दिए थे, एग्जैक्ट दिए और एक थे। बंदे का किराया कोई 100-150 यूरो बन रहा था, तो हाँ, तकरीबन तीन पचास चार सौ सौ यूरो यूरो दे। हमें देना पड़ते। तो हमने जो है वो सस्ते में जो है हम निपटा फायदे दिया में था ही थे, उसको। हम फिर भी क्या था, वो टिकट हम्म। खरीदते हम 300 यूरो पड़ता। सस्ते में निपट गया था वो। लेकिन उसने जब वो धमकी दे रहा था कि लेकिन पुलिस को बुलाता जर्मनी हूँ, मैंने कहा जर्मनी में नहीं ये भाई ये तो, मेरे ख्याल से एक ही बार उस मुझे टाइम याद है कि वो ब्राइब वही वाला वाकया चक्कर है। मुझे याद है, उसके बाद ओवरऑल, से मुझे अभी तक 10 साल हो गए जर्मनी में, ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, कोई रिश्वत वाला कोई भी नहीं लेता। हाँ, हो वो सकती भी है, नहीं होता नहीं होता। जर्मनी में, ये चक्कर होता ही नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जर्मनी में कोई चक्कर नहीं है। हमारे साथ हुआ होगा, बाकी बहुत ही कम किसी के साथ हो जाए तो हो जाए, लेकिन जर्मनी में ऐसा कोई भी दो चक्कर नहीं है कि कोई अव्वल तो दो देखो, नंबरी दो हो जाए नंबरी या तक कुछ हो नौबत जाए, ऐसा पहुंचती कुछ नहीं भी। है। अगर आपका काम लीगल है और वैलिड है तो आपका काम जो है वो फौरन फौरन हो जाएगा। आपका कोई उसमें जो है वो बीच में रोड ही नहीं अच्छा, अटकाएगा। अब एक वो एक बड़ा काम आपका हो इंटरेस्टिंग। जाएगा। हम्म। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में हाँ, बीच में जो है वो बिल्कुल। अच्छा, जानबूझ एक के बड़ा जो है वो उसको काम को रुकवाते हैं, ताकि रिश्वत देनी पड़े, रिश्वत देके जो है वो काम आपका हो जाता है बाद के अंदर। हम्म, अच्छा, अच्छा, हम्म। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जैसे देखो क्राइम रेशो को वो देखते हैं। अब देखो, अब बच्चा जो कराची से जा रहा है ना, उसको तो पता है कि भाई चल भाई मोबाइल निकाल, ये तो एक मतलब उसने सुना वही है, वो हम्म। साल में 1-2 दफ़ा तो वो सुन ही लेता है।
ठीक है, तो क्राइम रेशो कराची का डेफिनेटली बड़ा है, आबादी भी ज़्यादा है, वो एक अलग है। लेकिन जर्मनी में, क्योंकि मैंने सुना ईस्ट जर्मनी के अंदर, बल्कि हमने देखा भी है वो जो नाजीज वाला सीन है उस वक्त के टाइम पे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता 2013 के अंदर, तो ये थोड़ा सा बताओ, क्योंकि तुम अभी रह रहे हो वहाँ पे और 10 साल तुम्हें हो गए वहाँ पे। तो आप क्राइम रेशो को अगर देखें तो क्या क्या क्राइम्स हैं, क्या क्राइम रेशियो है जर्मनी में, या होता भी है या नहीं होता, या बिल्कुल ही क्राइम नहीं होता, या चलो थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे मेरे टाइम में मुझे याद है कि 2013 में साइकिल चोरी हम्म होती थी, इवन मेरी भी एक दफ़ा साइकिल चोरी हुई है, तुम्हारी भी एक दफ़ा साइकिल चोरी हुई है, ये 2013-14 की बात है, हम्म मुझे याद है कि हमारी साइकिल चोरी हो जाती थी। तो अभी क्राइम का यार क्या हाल है साइकिल तो अभी भी जर्मनी में? चोरी होती है। ठीक है, साइकिल चोरी करने वाला कोई बड़ा 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 हाँ, क्राइम साइकिल नहीं तो है। मुझे पता साइकिल चला, वो तो मतलब अभी आपकी चोरी अपनी है, गलती है, नॉर्मल अगर है। आपने हल्का वाला लॉक लगाया है तो वो तो कोई भी निकाल के ले जाएगा। ठीक है, और वो भी जो है वो जर्मन नहीं करेगा, वो जो है कोई भी अरबी या तुर्किश सही कोई है। भी ब्रूडर घूम रहा होगा ना, तो वो निकाल के ले जाएगा। हाँ, हाँ ब्रूडर, ब्रूडर जो हाँ है ये ब्रूडर है, मोरक्कन्स वो हो गए, मुराकन तुर्किश हो बहुत गए, करते इस हैं, तरह की मुराकन। लोग ये हरकतें करते हैं। तो वो भी अगर अगर आपको अच्छा वाला लॉक ब्रूडर लगा जो हुआ है है ना, ना, तो वो आके ले और जाते हैं साइकिल जरा भाई। महंगी वाली है तो उस पर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो पता है कि वो पुलिस नहीं छोड़ेगी उसको। हल्की वाली साइकिल है तो फिर वो हाँ उसमें पुलिस भी कुछ नहीं करती। पुलिस को भी हाँ, रिपोर्ट कर दो, पुलिस कहती है कि जो यार ये उसको पता है चार कि यार पांच सौ वो, यूरो हाँ, साइकिल है, पुलिस भी इसमें कुछ अब वो नहीं क्या करेगी। ढूंढेगी पुलिस, तो उसमें पुलिस मदद नहीं करती आपकी। ठीक है, लेकिन जो हाँ, महंगी साइकिल्स है, महंगा है, वो उसमें अच्छा उसमें उसमें कोई सीन नहीं है। उसमें कोई फिर वो क्या कहते हैं, गुंजाइश नहीं है गलती की उसके अंदर, वो पुलिस पकड़ लेगी उसके फौरन। दूसरा, अगर कराची वाला सीन है तो ठीक है, कराची में साइकिल तो तो एक बिल्कुल हो गया, डिफरेंट है। और कोई? अगर हम यहाँ पे किसी गोरे को स्टोरी सुनाता हूँ मैं कराची में क्या होता है, तो वो तो हंसता है, किससे बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो वहां पे, रह कैसे रहे हो, जिंदगी वहां पे कैसे गुजार रहे हो। हाँ, अच्छा, और उनके ज़हन में तो, बल्कि इवन मैं तुम्हें बताऊँ, उनके ज़हन में तो क्राइम जो है ना, मतलब यार पाकिस्तान ऐसा इनके है जैसे कि इनके वहाँ नहीं हर वक़्त नहीं, बम फट रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं, पता है हमारे क्राइम्स सर क्या है, पे सर वॉल्टर, इनके मैं इनके तो बताता हूँ ना, सर क्राइम्स वॉल्टर ऐसे थे होते हैं हमारे। क्योंकि यार कोई घंटी बजा के भाग गया, किसी ने जो है मेरे गार्डन से जो है वो पौधा पौधा तोड़ दिया हाँ, ये मेरा। बहुत ठीक बड़ा है, क्या है, कोई कोई हाँ, बराबर वाले घर में जो है वो किसी शोर मचा रहा जो है है। वो संडे को बहुत ज्यादा हाँ, शोर आ ये रहा है क्राइम है इनकी नज़र में तो वाले घर बस। से, ये क्राइम है। ठीक है, और हाँ, कि संडे को सफाई नहीं करनी है, हाँ, सबको इस पता तरह है, के मगर छोटे फिर भी कर मोटे रहे हो जो तो ये क्राइम हमारे है। जहन में मतलब कि बिल्कुल क्राइम क्या। अच्छा, मैं 4-5 साल, जब 5 साल में रहा टोटली, तो मैंने ये मर्डर वर्डर तो सुना नहीं, तो तुम्हें अभी और 5 साल तुम ज्यादा रहे मुझसे, तो 10 साल में तुमने कभी सुना कि किसी का मर्डर वर्डर हो गया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा अभी तक को कोई इतना इतना नहीं सुना। नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना बर्लिन कभी में आई कि थिंक ऐसा ऐसा कुछ हो ऐसा गया कोई हो। अटैक वगैरह हुआ और था अच्छा, मेरे मैं ख्याल तुम्हें से, पिछले साल कोई इस तरह का सीन हुआ था शीशा बार के अंदर। लेकिन वो भी बहुत बहुत रेयरली जो है इस तरह कोई सीन हम्म, होता है। वो तो बहुत नॉर्मल है, वो माइनर तो माइनर होता पूरी है, ऐसा दुनिया नहीं में होता। कहीं अच्छा, भी हो सकता है, उसमें वो तो मैं इस तुम्हें तरह का बता दूं, सीन, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। बहुत सारे जर्मन तो ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तकरीबन वो ऐसा समझते हैं कि एक जैसा हो रहा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, सर वॉल्टर थे हमारे फोकसुले में, तुमने भी उनसे पढ़ा है, मैंने भी उनसे पढ़ा है। वो एक बार वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान से आए हो, तो वो कह रहे थे आपके, तो आप कैसे रहते हो पाकिस्तान में, वहाँ तो हर वक्त बम फट रहे होते हैं। तो मैंने उनको समझाया था, तुम्हें याद होगा, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त बम फट रहे होते हैं, मतलब क्राइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त बम फट रहे होते हैं। वहाँ जो थोड़ा बहुत न्यूज़ व्यूज़ से जो लोग पढ़ते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही कोई ऐसा अफगानिस्तान है, मतलब अब तो अफगानिस्तान भी बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन उनको ये लगता था कि हर वक्त जहाँ यहाँ बम फटते रहते हैं पाकिस्तान में, और हर वक्त लोग मरते नहीं, रहते हैं, ऐसा हर वक्त ऐसा ऐसा है, मरते हैं, ऐसा लेकिन ऐसा भी नहीं है। इतना जो उनको लगता यहाँ था, पता है मतलब मसला कुछ क्या है जो। कि हम लोग पाकिस्तान की जो न्यूज़ आती है ना, वो सारी की सारी बुरी न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे पोर्ट्रे होती हैं। अच्छी न्यूज़ तो आती ही नहीं है हमारे पास से कोई भी। तो इस वजह हम्म, से जो है वो हमारे मुल्कों को वो उसी अफगानिस्तान से, इराक से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उस तरफ अच्छी चलते न्यूज़ हैं। ज़्यादा होती भी और नहीं है ज़्यादा यार। ज़्यादा सीन ये है कि हमारी शक्लें जो है वो इंडियन से मिलती जुलती हैं, तो ये लोग इंडिया को ज़्यादा जानते हैं, इंडिया ज़्यादा हम्म, पॉपुलर है इनके दरमियान। तो इस वजह से पाकिस्तान को तो कोई कोई हम्म, जानता ही नहीं है। ठीक है, जो भी जानता है तो वो न्यूज़ के जरिए जानता है, तो न्यूज़ जो है वो सारी की सारी जो है वो बुरी न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू जा रही हैं। और इनका अपना मीडिया डीडब्ल्यू जो है जर्मन, जो है वो भी जो है वो बुरी न्यूज़ जो है वो ही पोर्ट्रे कर रहा होता है। अच्छी न्यूज़ वहां से कोई आती नहीं है। तो ये भी एक रीजन है। और कुछ ठीक है। हमारे अपने लोग जो हैं वो बहुत सारे, जो जिस तरह अजाइलम के लिए अजाइलम सीकर जो है यहाँ पे आते हैं डंकी लगा के, और क्या कहते हैं, उनके कुछ जो है हम्म, वो इस तरह के अच्छे काम नहीं है यहाँ पे आके, कारनामे ऐसे हैं जो पुराने कारनामे पास्ट ऐसे के हैं जो। अंदर। तो हाँ, उन्होंने भी हमारा अच्छा, मुल्क एक बहुत रोशन किया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन वो इसको मैं अगर अभी बेहतरी की तरफ मामला हो रहे हैं, वो भी जो अभी लोग आए अच्छा हुए हैं सारे, तो उनको भी जरा ये अवेयरनेस है कि वो इस तरह के काम नहीं कर रहे। तो अभी माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है। और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हर शहर के अंदर एक्टिव हैं, अब बेहतर हो बेहतर हो रहे हैं, गई, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर जो है वो बेहतर है। अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छे, अब हम्म स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया हो गया है वहाँ पर, और थोड़ा सा बेहतर हो गए अब, कह सकते हो। उस टाइम पहले पे पहले बहुत पहले ज़्यादा वो पहले थे, बहुत 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 ही मतलब कि बदनाम थे, जैसे अब सोशल बहुत मीडिया बेहतर का हो टाइम गए। नहीं था ना पहले। सोशल मीडिया पे उस टाइम पे तुम्हें याद होगा कि
उस टाइम पे एक ग्रुप हुआ करता था, स्टडी इन जर्मनी वाला। अभी तो वो उस ग्रुप में तकरीबन लाखों लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। उस टाइम पे तकरीबन कुछ हजारों में बच्चे थे जब नया नया हम हम्म लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो अभी बहुत ज्यादा रुझान है। अभी हर शहर के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी हुई है। बाकायदा जो है वो ईद के ऊपर और जो नॉर्मल जो है वो अपने लोगों को हम्म हेल्प करते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करते हैं अपने लोकली हम्म। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिलके। तो अभी अभी बहुत आसान है। अच्छा, इसको अब शॉर्ट कर दे। इसको मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक आखिरी हम्म, सवाल है जो स्टूडेंट जो है ना अक्सर करते हैं, मैंने यहाँ देखा है कि यार अब बच्चे का ये मसला है कि यार वो कहता है भाई, अब जैसे हमने स्टूडेंट को लीग वहाँ पे करा, फिर हमने एक बैचलर्स करा, एक लंबा हम्म, प्रोसीजर था कि हमने जाके आउटनामे दिया, फिर हमने पूरा स्टूडेंट को लीग पढ़ा, फिर उसके बाद एफ एस हम्म, पी जो कि फेस्ट चैलेंज परफॉर्म कहलाता है वो हमने दिया। ठीक है, तो वो एक पूरा हमारा पैटर्न था। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई हम्म, यहाँ से 1 साल का बैचलर्स करते हैं और वहाँ जाके 3 साल का बैचलर्स स्टार्ट कर, मतलब यहाँ से बैचलर 1 साल का बैचलर्स करा और बाकी 3 साल वहाँ कर लिया, तो वहाँ हम्म, पे स्टूडेंट को लीग को उन्होंने स्किप कर दिया। तो तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि भाई अब स्टूडेंट को लीग वहाँ करो। लेकिन अब तुम्हारे हिसाब से ये कैसा है, बच्चे ये करने लगे और ये कर रहे हैं, तो तुम्हारे यार हिसाब से ये कैसा है? डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चा पढ़ने वाला है और अगर यूनिवर्सिटी फॉरेन से पिक कर लेता है, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना इज टोटली डिफरेंट, कि आपके सारे एग्जाम, सारे लेक्चर्स और हर चीज़ जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। आपने पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखी और भी यूनिवर्सिटी के अंदर कूद गए लेक्चर्स में हम्म, और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होगा। स्टूडेंट कोलीग में क्या फायदा होता है कि स्टूडेंट कोलीग में आप बैठते हो, स्टूडेंट कोलीग में आपको जर्मनी का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसके बारे में आपको पता लगता है कि यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स किस तरह से होते हैं, लेक्चर्स किस तरह से दी जाते हैं, क्लासेस किस तरह से होती हैं। ठीक है, आपने आप हम्म। किसी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिक्स का सवाल हल कर रहे हो तो आपको वो तैयारी करवाते हैं कि किस तरीके से आपने सवालों को जो है समझना है। और बेसिक पढ़ाते हैं स्टूडेंट को में, मैथ बहुत बेसिक हमारे मतलब हाँ, मैट्रिक बेसिक फर्स्ट ईयर की मैथ्स बेसिक होती फर्स्ट होगी जो ईयर स्टूडेंट सेकेंडरी के की अंदर वो मैथ्स पूरा जो आपने कराते हैं एक पढ़ी साल। हुई होती है, बहुत बेसिक मैथ लेकिन होती वो है। जर्मन में होती है। वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, एक साल यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे होते हाँ हैं कि यार यूनिवर्सिटी में आपने इस तरह बस। से तैयारी करनी और है कि इसका आप सबसे यूनिवर्सिटी बड़ा में चल फायदा ये है पाओगे कि जब आगे। स्टूडेंट को लीग क्योंकि आप मैं तो बताऊं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना जर्मनी बिल्कुल में अच्छा। बैचलर्स करना इवन जर्मन्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये जर्मन्स भी जो है ना शुरू में, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में जो है ना जाने के लिए। पाकिस्तान में तुम देखा होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने एनएडी में जाना है या तुमने नस्ट में जाना है, तो इतना हम्म, कंपटीशन है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तकरीबन 1,000 बच्चा बैठा होगा। 1,000 बच्चे में से जो है वो 500 पास करेगा, 500 जो है निकलेगा, फिर हाँ, इंटरव्यू होगा, फिर वो अंदर जाएगा। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में अगर हम्म, 2,000 बच्चा भी आ रहा है ना, तो वो 2,000 बच्चों को यूनिवर्सिटी में ले लेंगे। सही है, 2,000 बच्चों का एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी में बैठेंगे। 2 सेमेस्टर के बाद तुम्हारे को वहां पे 500 बच्चा दिखेगा बैठा हुआ। वो, हाँ, वो क्योंकि वो 2 सेमेस्टर में हाँ, बाहर हो सब जाएगा। सब अब निकल दो गए, ऐसा ही सेमेस्टर है। में वो बाहर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पिकअप ही नहीं कर पाते हाँ, उस यूनिवर्सिटी सिस्टम को। वो, और जो जो चीजें स्टूडेंट को लेग में हम्म। पढ़ाते हैं ना, वो तो वो स्टूडेंट को लीग फिर करके बच्चा नहीं आ टिक रहे ना, जाता वो है एक अंदर। उसको पता प्रोसीजर होता के है कि थ्रू नहीं यार आ रहे। मैंने किस तरह यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना है, रुकना कैसे है मैंने। तो मेरे लिहाज से तो यूनिवर्सिटी से पहले स्टूडेंट को लीग में अगर आपको बिल्कुल एक ऐसे तो साल मेरे जाया हिसाब भी हो रहा से है तो स्टूडेंट को मेरे लीग ख्याल से करना जाया चाहिए। नहीं हो रहा। वो आप कुछ उसमें सीख ही रहे हो, कुछ आप पढ़ रहे हो उसके हम्म। अंदर। और जब आप स्टूडेंट को लीग करके निकलते हो ना एफएसपी, जब आप पास करते हो तो आपका लेवल जर्मन का भी C1 तक, C1 के बिल्कुल, इक्वलेंट होता है, मतलब बिल्कुल C1 तक स्टूडेंट की कुलीग में जर्मन आपको आप आती है, एक आपकी साल जर्मन इतनी जर्मन भी क्रेजी पढ़ते हो हो, जाती जर्मन है ऐसा क्योंकि आपको सब्जेक्ट फायदे पढ़ते तो हो, और देती है आपका आगे। जब आप वहां से निकलते हो तो आपका लेवल C1 तक का होता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, आपका तो ये फायदा आपको होता फायदे ही है, दे आपको रही है ना, फायदा इन होता है। शॉर्ट ये तो आपके लिए फायदा ही है। हाँ, ठीक है राशिद, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने टाइम निकाला हम लोग, और इतने टाइम बाद हमने इतनी देर बात करी है। वैसे हम मैसेज वैसे पे करते रहते हैं हेलो है, लेकिन तुम भी नहीं नहीं, बिजी कोई हो गए हो, मसला नहीं है। हम लोग मैं भी हम यहाँ बिजी हो लोग गया हूँ, तो अभी इतनी भी जो लंबी है कभी वो बात नहीं हो पाई, ये एक वीकेंड्स वगैरह पे वीडियो के और भी हिसाब वीडियोस से जो है ना। बनाएंगे। और जो तुम अभी काम कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। तुमने जो है लैंग्वेज सेंटर खोला है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम्म। और हाँ, ये मैंने बिल्कुल आके खोला था 2018 इसको में, इसको IGL कंटिन्यू इंस्टीट्यूट ऑफ करो। जर्मन लैंग्वेज के नाम से। और मैं भी चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान से जिस तरह चाइना, वियतनाम से जो है बसें भर भर के लोग जो है वो बैचलर्स करने के लिए यहाँ जर्मनी में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बैठे हुए जॉब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमारे पास इंटर मैट्रिक के बाद जो है वो बच्चे बिल्कुल रोल रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वो 4 4 हम्म। 5 5 साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रहे हैं और यूनिवर्सिटियों के लगाने के बाद भी जो है वो जॉब नहीं कर पा रहे, वहीं पे जो है वो फारिग घूम रहे हैं। 10 10 12 12 हज़ार या 20 हज़ार रुपए की जॉबें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है
कि वो बच्चे जर्मन लैंग्वेज पढ़ें हम्म, और पढ़ के जो है वो बैचलर्स करने के लिए यहाँ पे आए, और बैचलर्स करके यहाँ पे आके जर्मनी में अच्छे पैसे कमाएं और जॉब्स करें यहाँ पे। बिल्कुल तो जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा क्या कहते हैं बात करके। बिल्कुल। चलो फिर इंशाल्लाह इस हिसाब से बात हो इंशाल्लाह गई, जो है हम और भी इंशाल्लाह वीडियोस करते रहेंगे बनाएंगे इसके बात। ऊपर। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी चलो रही तो फिर मुलाकात ठीक होगी। है जानी, ओके शुक्रिया राशिद, ओके, थैंक यू। हाफिज।